सकते हो कि पिछली बार जो चुनाव हुए 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के ऊपर बहुत सारे भारी आरोप किया गया। उसको देखते हुए हमारे नागपुर शहर के सभी मैक्सिमम नगर सेवकों ने एक डिसाइड किया, सभी पक्ष की, कि एक कमेटी बनाई जाएगी कि बैलेट पेपर लाओ, लोकशाही बचाओ, ऐसी एक कीर्ति समिति बनाई गई और उस समिति द्वारा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं यहाँ पे आज आपके बीच में यही बात कहने आया हूँ कि जब ये लोगों के बीच में गए, आम नागरिकों के बीचों में गए, हम सब गए, तो लोगों का यही कहना है कि हमें ईवीएम पे अभी विश्वास नहीं है। मैं भी एक युवा हूँ, आपके बीच में, आपके शहर का एक युवा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आगे अगर ईवीएम का चुनाव होगा तो हमारी लोकशाही को खतरा होगा। तो इसीलिए आज आपके माध्यम से हम यहाँ पे, हम सभी हमारे साथ यहाँ पे माजी नगर सेवक सुरेश जग्यासी जी, उमेश गुप्तर जी, हमसे के मंजूर खान जी, सुरेश पाटिल जी, दीपक कोटागड़े जी, हमारे अभी बीएसपी से माजी नगर सेवक और हमारे बीच में अभी उपस्थित अभिषेक शिवबर्गर जी और सभी हमारे कांग्रेस और सभी पक्ष के यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, बेसिकली मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जो आने वाले स्थानिक स्वराज के जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शन बैलेट पेपर पर होना चाहिए, इसकी मांग हम यहाँ पे कर रहे हैं। आने वाले 18 जुलाई को हम राज्य इलेक्शन आयोग के पास हमारी पूरी कमेटी के साथ ये निवेदन देने जाने वाले हैं। इसके बीच में हमने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे रखा है। तो 25 जुलाई को हम जिला स्तरीय जन जागृत मुहिम, यानी हम लोग एक बैलेट पेपर की मॉक वोटिंग का हर चौक पे प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ में उसके बाद हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी रखने वाले हैं। और अगर हमारी ये बात नहीं मानी गई तो एक जन आंदोलन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ, अगर मैंने आपको ये बताया नहीं रहता तो मेरे ऊपर अभी अर्बन नक्सल घोषित किया गया था। मैं इसलिए आपको पहले बताने आया हूँ कि हम एक जन आंदोलन यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं। अगर मैंने बिना बताया ऐसे जन आंदोलन खड़ा किया रहता था तो मेरे को अर्बन नक्सल घोषित किया गया था, तो मेरे पे 250-300 के ऊपर। दोस्तों, आज आपके माध्यम से मैं पूरे नागपुर शहर और महाराष्ट्र राज्य को विनती करता हूँ, सभी नागरिकों को विनती करता हूँ कि हमारे समाज, एक समान सोचने वाले जितने भी संगठन हो, जितने भी लोग हो, जितने भी नागरिक हो, जितने भी राजनीतिक दल हो, वो हमारे साथ इस कमेटी में, इस मुहिम में जुड़िए। क्योंकि आज अगर हम हमारी लोकशाही को नहीं बचा पाए तो आगे का भविष्य ये अंधकार में है। आप देख सकते हो 15 सालों से महानगर पालिका ये बीजेपी की इसमें, कभी भी आज भी हमारे नागपुर शहर में कभी भी बरसात आती है तो लोगों के घर में पानी घुसता है कि नहीं घुसता है? अभी भी बहुत सारे जगह पे लोगों के घरों में पानी घुसा है, क्योंकि केंद्र में सत्ता थी, इनकी राज्य में सत्ता है, इनकी महानगर पालिकाओं में सत्ता थी, जिला परिषदों में सत्ता है, कभी भी ये विकास ना कर पाए। इसलिए हम सब यहाँ पे आज उपस्थित होकर यही चाहते हैं कि आने वाले महानगर पालिका या स्थानिक स्वराज के जो चुनाव है महाराष्ट्र भर में, ये बैलेट पेपर पर होना चाहिए और इससे जनता का बस विश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर बढ़ेगा। मैं बाकी का चर्चा करने के लिए सुरेश जग्यासी से विनती करूंगा। शुक्रिया। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कुणाल दादा ने हमें बताया, आज के तारीख में एक
जनमानस की ये भावना बन चुकी है कि ईवीएम पर विश्वास उठ चुका है। सभी जगह आप देखिए, जहाँ भी जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन सब ने ईवीएम को नकार दिया है, वापस वो बैलेट पेपर पे आए। हमने भी अब इससे निजात पाना चाहिए, ऐसा समय आ चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा है कि ईवीएम एक यंत्र है, उसको जैसा कमांड दिया जाएगा वो करेगा। इतने बड़े एलन मस्क है, इस सेक्टर के सबसे बड़े बादशाह माने जाते वर्ल्ड के, उन्होंने तक अपने स्टेटमेंट में किया है कि इससे छेड़छाड़ हो सकती है और हुई है बड़े पैमाने। तो हम सब उसके पीछे क्यों पड़े? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहती है कि निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। लोकशाही का सबसे बड़ा मूल मंत्र ही यह है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जब ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं है, अधिकांश जनता का विश्वास उठ चुका है और बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों ने इसको नकार दिया है, तो हम क्यों लेके बैठे हुए? कहीं ना कहीं सत्ताधीश जो है उनका इसमें स्वार्थ लगता है। इसलिए हमारी ये विनंती है कि इस आने वाले स्थानिक स्वराज संस्थाओं के चुनाव में बैलेट पेपर लाओ और लोकशाही बचाओ। ये हमने कृति समिति बनाई है और इस कृति समिति में हमने सभी पार्टियों के लोगों को लेने का प्रयास किया है, जो समविचारी, संविधान प्रेमी, संविधान पे विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश में संविधान बचे, हमारे राज्य में संविधान बचे और निष्पक्ष चुनाव हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम कृति समिति में उनका स्वागत करते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ हमारे जो साथी लोग हैं दूसरी पार्टियों के, वो भी आए हैं और आगे भी हमने वो विकल्प खुला रखा है। अभियोग समिति हमारी आज ये पहला हमारा एक आगाज है। हम बहुत सारे इसमें हमने टाइम टू टाइम 5 कार्यक्रम दिए हैं। हमने कृति समिति की कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी को वो हम दे चुके हैं। उसके हिसाब से हम एक स्टेप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे और जब नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस, तो हम एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा करने का पूरा हमारा तैयारी है इसके पीछे। और उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बहुत बार बोला जाता है कि आप चुनाव हार रहे तो आप बोलते हो ईवीएम पे नहीं है। जहां जीते हम भी बोल रहे हैं ना, विधानसभा हमने जीता है उत्तर नागपुर, मगर फिर भी हमको विश्वास नहीं। तो इसको गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि जिनने भी पहले लाया था विकसित राष्ट्रों ने, उन्होंने भी इसकी निष्पक्षता पे संदेह खड़ा करके इसको साइडलाइन किया है और वापस बैलेट पेपर पे आए। तो इसलिए हमने भी अब उस पे आना चाहिए। ऐसी एक जनमानस की मांग है और उसी मांग को आगे ले जाते हुए हम लोग आज ये कृति समिति का गठन किए है। आप सभी को हम ये पेपर्स दे चुके हैं, प्रेस नोट। आप में से कोई अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अभी चुनाव पास में है स्थानिक स्वराज संस्था के, ऐसे में अभी आप जो है वो बैलेट पेपर में चुनाव को ऐसी मांग करते हैं। यदि मान के वो दीदी लोगों का है, आजकल देखा जाता है। आज देश में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की प्रक्रिया को बदल दिया गया। ये क्या दर्शाता है? कितनी बड़ी बात है। अगर आप निष्पक्ष हो तो आप उसमें क्यों कर रहे हो ऐसा? बाकायदा उसमें 3 जनों की कमेटी थी जिसमें नेता विपक्ष थे, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री थे और चीफ जस्टिस थे। आप चीफ जस्टिस जैसे व्यक्ति को वहां से हटा रहे हैं और अपने मंत्रिमंडल का एक सहयोगी डाल रहे हैं। यानी आप विपक्ष की आवाज, एक जनमानस की आवाज दबाना चाह रहे हैं। ये क्लियर दर्शाता है कि आपका हस्तक्षेप पूर्ण रूप से चुनाव आयोग पे है और आप सुपर रिपोर्ट हो चुके हो। सर, जन सुरक्षा चुनाव करा लेंगे तो जो थोड़ा अंकुश हम लोग लगा सकते हैं विपक्ष में भी आके, वो भी खत्म हो जाएगा और वो तो चाहते ही वो है। तो बायकाट तक तो हमने अभी तक सोचा नहीं है, पर परिस्थिति अनुसार अगर जैसा डिमांड रही, जैसे पब्लिक की मांग रही, जैसा हमने वातावरण देखा, तो अगर जरूरत पड़ी तो हम बायकाट भी करेंगे। सर, ये बिहार जो है सो लोकतंत्र की जननी है। अभी वहाँ पर 2-4 जिलों में जिला पंचायत परिषद का चुनाव हुआ जो ऑनलाइन वोटिंग के अनुसार हुआ। लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ भी रहते, जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, सब ऑनलाइन वोटिंग की। इसको चुनाव आयोग ने लोकसभा, विधानसभा में भी लाने का प्रयास किया और इसको एक सफल बताया। इसको आप कैसे देखते हैं?
ऑनलाइन वोटिंग का चुनाव आयोग शुरू किया था। ऑनलाइन वोटिंग का अनुभव हमें महाराष्ट्र वालों को तो नहीं आया अभी बिहार में आपने 2-4 दिन पहले जो बताया कि हुआ है, अब वहाँ के जो अनुभव आएंगे उसके ऊपर भी कृति समिति विचार करेगी, क्योंकि आज के तारीख में जब तक वहाँ के प्लस माइनस नहीं समझेंगे तो अपने को उतना समझेगा नहीं, क्योंकि अपने यहाँ हुआ नहीं है। सर, जनसुरक्षा विधेयक जे आहे ते लोकशाही विरोधी आहे, ते गळचेपी करणारी लोकशाही असं तुम्हाला वाटतं का? जनसुरक्षा विधेयक जे ते मंजूर झालेलं आहे, ये विषय आज का नहीं है ना मैडम, आप इस पे बात करेंगे। नाही सर, पण तुम्ही जे आंदोलन करण्याची भाषा करता हे याच्याशीच रिलेटेड आहेत ना हे प्रश्न असं? मी तर म्हणत आहो. ये तो बोले ना, कुणाल ने वही बोला की हम मी तुम्हाला सूचित करण्यासाठी आलो आज प्रेस कॉन्फरन्स याच्यासाठी आलो की सरकारला सूचित करत होतो की आम्ही आंदोलन करणार, नाही सूचित केला ते मला म्हणणार की भैया ये भी अर्पण नक्सल, मैं सूचित करायचा ये भी अर्पण नक्सल, जब तो 250 के ऊपर गेले आज लोकशाहीची गळचेपी करणारी असं. फिक्स नहीं की गई, अगस्त महीने की डेट फिक्स नहीं की गई। जी भैया, उसमें हमने अध्ययन किया है कि जहाँ जहाँ बैलेट पेपर पे बहुत सारे स्थानिक स्वराज संस्थाओं के कहीं कहीं होते हैं, तो उसमें यह देखा गया है कि जो सत्ताधीश है आज के, उनके विरोध में ये रहता है, पूरा जो मत होता है मतदान वो उनके विरोध में होता है, और उसी से बचने के लिए वो इन सब चीजों का फायदा लेते हैं। एक्चुअल देखा जाए तो आप लोगों को पता ही है, ईवीएम तो कांग्रेस के जमाने में आई थी, कोई बड़ी बात नहीं आई थी, वो अच्छे के लिए लाई गई थी, मगर आज के तारीख में देखा यह गया है कि सत्ताधीश जो आज के है वर्तमान में, वो उसका गलत फायदा उठा है। कांग्रेस के जमाने में कभी चुनाव आयोग पे नियंत्रण नहीं रहता, मगर यहाँ तो सुपर कंट्रोल है, उन्होंने तो प्रक्रिया ही बदल दी साहब। वो क्या दर्शाता है? सबसे बड़ी चीज यही है कि आपने वो प्रक्रिया को चेंज क्यों किया, आपके मन में खोट है इसलिए किया आपने, अदरवाइज क्यों करते आप? आज इतने बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कमेटी से हटाना जो संविधान के तहत जब बने थे स्टार्टिंग से तब से चले आ रहा, उसको हटा दिया आपने, तो आपकी निष्पक्षता तो वहां खत्म हो गई ना सर। गैर बीजेपी के स्टेट्स है, जैसे कर्नाटक है, तेलंगाना है, वहाँ का लोकल से मार्केट इलेक्शन है, वहाँ कोई बैलेट में नहीं है सर। अब सब जगह डिमांड करना कमेटियों का काम है। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट में है, हाँ, आपके चीफ इलेक्शन कमीशन जो असेंबली और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है वो कंट्रोल करता है चीफ इलेक्शन कमीशन। ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कंट्रोल करेगा। तो गैर बीजेपी का जो स्टेट आपका कहना सही है, मैं समझ गया, मगर मेरे ख्याल से स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी जो डायरेक्टली कंट्रोल बाय चीफ इलेक्शन ऑफिसर कमिश्नर, मतलब दिल्ली स्टेट को भी वही करते हैं डायरेक्शन। नहीं, उनको मेरे को नहीं लगता कि अलग से उनको कोई शक्तियां दी गई है। हाँ, टोटली। तो फिर तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे जो चुनाव आयुक्त साहब ने मानना चाहिए। हाँ, समझ गया सर। अब हमें यहाँ तकलीफ दिख रही है। सबसे पहले हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, हमें गर्व है हमारे युवा नेता कुणाल रावत और पूरी हमारी टीम के समझ में आया कि अपन ने कुछ न कुछ करना चाहिए बैलेट लाने के लिए, क्योंकि बैलेट पेपर ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई यंत्र नहीं है, कोई रिमोट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने विवेक से, अपने स्वयं विवेक से वो मतदान कर सकता है, और सिर्फ समय थोड़ा काउंटिंग में ज़्यादा लगता है। मैं समझता हूँ पोलिंग में भी समय नहीं लगता सर ज़्यादा, अगर अच्छे से 2-3 ऑफिसर अच्छे बैठे रहे तो जितना समय 90 सेकंड, 60 से 90 सेकंड इसमें दिया गया है, और 60 से 90 सेकंड में वो भी होता है करीब करीब, तो वो तो नहीं लगता। सिर्फ एट द टाइम ऑफ काउंटिंग वो होता है। तो वो तो सर अब अमेरिका में भी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 2-2, 3-3 दिन तक उनके रिजल्ट आते रहते हैं। सर, आपको ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर से आमदार भी ईवीएम मशीन से है? सर, हमें ये लगता है कि हमारी जो लीड आई है ना वो कम हो गई। हम लोग 60-70 हजार से जीतने वाले थे, एक एक बूथ वाइज हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा, और हमारी लीड आई 30,000। ये ईवीएम का ही कमाल है, तभी तो हम उसके खिलाफ थे।
ये इलेक्शन के टाइम हम जो उनके आए वो दिख रहे हैं। अभी जो इलेक्शन आ रहा है अभी इसके टाइम कौन सा? ते इलेक्शन नितीन राऊत साहेबांची जी बांधणी आहे मतदारसंघाची, त्यांचा जनसंपर्क आहे, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या म्हणजे विरोधात असलेल्या लाटे सुद्धा ते एवढ्या हँडसम मतांनी निवडून आले, तर त्यांच्या एकूण कार्यक्षमतेवर सुद्धा एखादी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत नाही का किंवा शंका? नहीं ऐसा नहीं है। ते वहाँ क्या था बंधु, हम लोगों की 60-70 हजार की लीड आने को था एज पर हमारे काम। आज नितिन राउत साहब का काम जितना उत्तर नागपुर में, उत्तर नागपुर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था और था, मगर पिछले 20 सालों 25 सालों में नितिन राउत साहब ने जितना काम किया, जितना आउटस्कर्ट और जितना वहाँ ये था पिछड़ा क्षेत्र, सबको उन्होंने एक अच्छे दर्जे पे ला दिया। तो हम लोगों को उनके काम पे इतना भरोसा था कि हमारे को 60-70-80 हजार की लीड से हम चुन के आएंगे, मगर हम लोग 30 हजार पे अटके। भले चुन के जरूर आए, चुन के आना ही था, वो विषय नहीं था, पर हमारी लीड जरूर कम हुई। तो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता उसका भी कमाल हो। वोटर लिस्ट को हम चेक करेंगे, हमने यहाँ पे दिया है हमारे इसमें मतदार यादी वाचवा, उसको हम चेक करेंगे, उसके ऊपर पूरा हमारी टीम वर्क करेगी और फिर उस पर भी हम लोग ऑब्जेक्शंस लेंगे। जैसे बिहार में बांग्लादेश से निकले हैं, तो आपको लगता है कि अपने महाराष्ट्र में भी अपने यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है मैडम, हमारे उत्तर नागपुर में हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है, नहीं है, जनरली नहीं है। कुछ निग्लिजेबल होंगे, पर वो देखेंगे फिर जब वो मतदार यादी हम वाचेंगे, उस पर करेंगे तब सब ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।